Assalamu alaikum. Welcome to class 9. I hope you all are fine by the grace of Allah. Today we are starting our chapter 1 of Journal Science, that is Introduction and Role of Science. So first of all students, we have to know about some brief history of achievement of science. As we know students, science came into being when man first made the fire. It was a time when he lived in jungles and caves. He then started to live on by hunting animals, for which he made arrows and other tools for hunting. After that, man started to eat the seeds of some plants. He started to collect some seeds and sowed them in rainy days. By and by, he learned to culture the plants and thus agriculture began. Men also learned to tame animals. Cattle, sheep, and other animals were domesticated for flesh, milk, skins, riding, and transportation. Man then invented the wheel, which is thought to be his first and basic invention, which is the landmark in the development of science. Thousands of years ago, man also started to use materials of the earth, and copper was the first metal ever used by man. But some ornamental things were made from the copper, and thus the art of jewelry was invented in this way. Under the surface of the earth, man discovered ores of metals like iron, copper, tin, chromium, gold, silver, etc. So students, as you know that इससे पहले की जो दुनिया थी, जिस दुनिया में हम आज रह रहे हैं, उसमें और पिछली दुनिया में बहुत फ़र्क है। जब नई नई दुनिया का आगाज़ हुआ था तो इंसान को कुछ भी अकल ना थी, कुछ समझ ना थी, कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह से हमें अपना काम करना चाहिए। तो उस वक्त जो सबसे पहले ईजाद हुई थी, जो सबसे पहले इन्वेंशन थी लोगों की, वो थी आग, फायर। फायर को कैसे इन्वेंट किया था? फायर को सबसे पहली इन्वेंशन जो की वो थी फायर। दो पत्थरों को आपस में रब करके एक स्पार्क निकला, एक चिंगारी निकली, जिसकी वजह से उन्होंने फायर को डिस्कवर किया। जिस वक्त फायर डिस्कवर हुई उस वक्त उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इससे हम क्या काम कर सकते हैं, ये किस लिए है। लेकिन जब उस फायर के पास थोड़ी देर बैठे तो उनको अंदाज़ा हुआ इससे उनको हीट मिल रही है, जो कि सर्दियों में उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर मौसम ठंडा होगा तो उससे उनकी बॉडी को हरारत मिलेगी। सिमिलरली वो लोग शिकार करते थे तो वो लोग कच्चा गोश्त खाते थे। इस फायर से उन्होंने उसको पका के देखा, जिससे उनको अंदाज़ा हुआ कि अगर हम किसी मीट को, किसी फ्लैश को इस फायर में पकाएं तो वो खाने में भी आसान हो जाता है और उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। सिमिलरली ऐसा ऐसा उन्होंने प्लांट्स के ज़रिए कल्टीवेशन का प्रोसेस सीखा, एग्रीकल्चर का प्रोसेस सीखा। और वो किस तरह से हुआ, जैसे कि हम लोग नॉर्मली फ्रूट्स खाते हैं तो उसके सीड्स फेंक देते हैं। जाहिर सी बात है, वो लोग जंगल में रहते थे तो वो फ्रूट खा के सीड फेंक दिया, कोई सब्ज़ी खाई तो उसका सीड फेंक दिया। अगर बारिश हो गई तो बारिश की वजह से उन्होंने नोट किया, या कोई भी एक बंदा जो ऐसा नोट करता है जिसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो लोग छोटी से छोटी चीज़ों को नोट करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे ख़ास बंदे अल्लाह ताला हर दौर में भेजते हैं जिनको साइंटिस्ट कहते हैं, ताकि वो रिसर्च करके हमें अल्लाह ताला की इस दुनिया के बारे में बता सकें कि ये किस तरह से चल रही है। तो इसी तरीके से उस ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत सोचते थे, बहुत फ़िक्र करते थे कि ये दुनिया किसने बनाई, कैसे चल रही है, इसका मकसद क्या है। तो ऐसे ही लोग उस ज़माने भी मौजूद थे। तो उन्होंने नोट किया कि अगर वो किसी फ्रूट का या किसी सब्ज़ी का बीज फेंकते हैं और उसमें पानी लग जाता है बारिश की वजह से या किसी भी तरीके से, तो कुछ दिन बाद उसमें से एक प्लांट निकलता है, उसमें से एक नया प्लांट निकलता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये सीखा कि बाय एंड बाय वी कैन ग्रो मोर प्लांट्स फ्रॉम दिस मेथड। वो इस मेथड से और भी प्लांट्स कर सकते हैं, वरना तो एक वक्त आएगा सारे फ्रूट्स खा लेंगे, दरख्त ख़त्म हो जाएंगे, तो उनको किस तरीके से उनकी जो फूड है वो कैसे उसको बढ़ाना है, अमाउंट ऑफ फूड को। तो उन्होंने इसके ज़रिए जो है कल्टीवेशन का, एग्रीकल्चर का प्रोसेस सीखा, जिसके ज़रिए वो बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो है क्रॉप्स करते थे। सिमिलरली जानवरों का शिकार करने के लिए टूल्स की ज़रूरत होती है, हथियार चाहिए होते हैं, तो उस वक्त वो लोग जानवरों की हड्डियों से ही हथियार बनाते थे, जिसको एरोस कहते हैं, यानी तीर कहते हैं। और शिकार के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो हड्डियों से बनाते थे जानवरों की। लेकिन ऐसा ऐसा जब उनको डिस्कवरीज हुई
ज़मीन में से उनको मेटल्स मिले, कॉपर मिला, सिल्वर मिला, ये सब मेटल्स मिले, तो उसके बाद उन्होंने उन्हीं मेटल से टूल्स बनाने शुरू किए और उनको आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हुआ कि जो जानवर का वो गोश्त खाते हैं वो सिर्फ गोश्त खाने के लिए और भी पर्पस में इस्तेमाल हो सकता है, उसका गोश्त भी यूज़ किया जा सकता है, उनका दूध भी इस्तेमाल किया जाता है, उनकी स्किन से भी हम काम ले सकते हैं, उनको हम ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च करके हमारी साइंस ने जो है वो आज इतनी तरक्की कर ली है कि वो यहाँ तक पहुँच गई है। उन्हीं मेटल्स को टूल्स बनाने के अलावा उन्होंने और भी थिंग्स में यूज़ किया, जिसको ख़ास तौर पर ज्वेलरी का नाम हम देते हैं। ज्वेलरी का एक नया आर्ट जो है वो डिस्कवर हुआ। During the near past, we discovered coal, oil and gas from the earth. These are the important fuels used today for heating, cooking and running machines. सिमिलरली जैसे जैसे अर्थ की ज़ाहिर सी बात है ज़मीन की खुदाई करते हैं, खुदाई को बोलते हैं अर्थ माइंस, यानी कि ज़मीन की खुदाई की जाए तो उसमें से जो मटेरियल्स मिलते हैं, अब उसमें से हमें मेटल्स तो मिलते ही हैं, साथ साथ हमें और भी कुछ ऐसे चीज़ें मिली जिनको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे मेन जो है वो हमारे पास कोल यानी कोयला, ऑयल और गैस है। ये तीन चीज़ें ऐसी इन्वेंट हुई जिनके ज़रिए हम हैवी अमाउंट में अपनी मशीनरीज़ को रन कर सकते हैं, अपनी ट्रांसपोर्ट को चला सकते हैं और अपने बहुत काम जो हैं उनसे कर सकते हैं। जैसे जैसे इन्वेंशन होती गई और उस ज़माने के लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, इन एनर्जीज़ को यूज़ किया कि कोयले से, गैस से और ऑयल से हमको हीट एनर्जी मिल सकती है। उस हीट एनर्जी के ज़रिए हम अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और एनर्जी जो है वो इन्वेंट हुई जिसको वाटर एनर्जी कहते हैं। समंदर की एनर्जी, समंदर की लहरों से जो एनर्जी बनती है, तो उन एनर्जी के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई। आप जानते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो वाटर से के ज़रिए काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। और साथ साथ इसी एनर्जी के साथ साथ एक और एनर्जी मिली जो कि विंड एनर्जी कहलाती है, यानी हवा की एनर्जी। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एनर्जी कहते किसे हैं। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी वो चीज़ जो काम करने की सलाहियत रखे उसको हम एनर्जी कहते हैं। और हम किसी भी चीज़ की वजह से अगर काम करने की सलाहियत रखते हैं तो इट मीन्स दैट इज़ एनर्जी। अगर हमें हीट मिल रही है, हीट के ज़रिए हम अपना खाना तैयार कर रहे हैं, हम अपने कपड़ों को ड्राई कर सकते हैं, हम कोई मशीनरी चला सकते हैं जिसके ज़रिए हमारा काम आसान हो जाए, सो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से विंड है, हवा के ज़रिए हम अपना काम कर सकते हैं, हवा के ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड मिल चलाई जाती हैं तो इट मीन्स विंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिमिलरली एज वी नो, सनलाइट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट। नेचुरली तौर पर हमारे पास पाई जाती है सनलाइट और इसके ज़रिए हमें हीट भी मिलती है, हमें लाइट भी मिलती है, जिसके ज़रिए हम अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। और आप जानते हैं सोलर सिस्टम के ज़रिए अब इलेक्ट्रिसिटी भी बआसानी प्रोड्यूस की जा रही है। सिमिलरली जैसे ही हमारे पास ये एनर्जी हमको मिलनी शुरू हुई, इसी तरह से एक और इन्वेंशन हुई। अब ज़ाहिर सी बात है जब हमें पता चल गया कि कोल के ज़रिए, गैस के ज़रिए हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस हीट के ज़रिए हम काफ़ी काम कर सकते हैं, तो उस कोल के ज़रिए भी कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया। सो मूव टू पेज नंबर 3. Steam was used by a Greek man named Hero who developed an engine that was driven by steam. About 1700 years later, somehow scientists invented an engine that is used the force of steam to make the water pumps run. These pumps work faster enough to remove the flooded water from the coal mines. Steam engines were used for a long time to move trains. You can such huge railways engine at some railway workshop in Pakistan. These engines have been replaced by diesel and electric engines. सो स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारे पास स्टीम टर्बाइन बना वो एक ग्रीक इन्वेंटर ने बनाया जिसका नाम था हीरो। और उसके ज़रिए जो है क्या किया जाता था, स्टीम के ज़रिए वो काम करता था और उसके ज़रिए वो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो एक स्टीम टर्बाइन बनाया था। अब टर्बाइन हम उस मशीन को बोलते हैं जिसके ज़रिए आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये स्टीम इंजन जो है वो एक स्फेयर पे कंसिस्ट करता था जिसके 2 नोज़ल्स थे। उन 2 नोज़ल से जो है वो गैस बाहर आती है। 2 तरफ से उस स्टीम के ट्यूब्स कनेक्ट थी। उन ट्यूब से स्टीम जो है वो उस स्फेयर के अंदर जाती है। स्फेयर आप जानते हैं एक बॉल को बोलते हैं।
और नीचे एक टब या एक बाउल नुमा कैटल थी, उसके अंदर पानी मौजूद होता है। जब उसके नीचे आग जलाई जाती है, फायर जलाई जाती है या उसको हीट प्रोवाइड की जाती है, तो हम जानते हैं कि वाटर बॉयल होता है और वो एवापोरेट होना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो एवापोरेट होता है, उसकी जो स्टीम है वो उन ट्यूब से उस स्फेयर के अंदर पहुंचती है, और जैसे ही उसके अंदर पहुंचती है वो इस स्फेयर जो है वो स्पिन करना स्टार्ट कर देता है, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही वो रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो सबसे पहला स्टीम टरबाइन जो इन्वेंट किया वो एक ग्रीक इन्वेंटर हीरो ने इन्वेंट किया। इसी के साथ साथ जैसे जैसे हमारे पास स्टीम टरबाइन आया, सेकंड जो इन्वेंशन हुई वो कहलाती है हमारे पास स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो है वो एक जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ डीजल ने इन्वेंट किया इन 1892। वो इंजन जो है वो यूज़ करता था फोर्स ऑफ गैस उसके अंदर हम पुट करते थे, जो गैस उस वक्त डिस्कवर होती थी, उस गैस को उस इंजन के अंदर डाला जाता था और उस गैस को एक्सप्लोर किया जाता था, जिससे एक हैवी अमाउंट में फोर्स रिलीज़ होती थी और उसके ज़रिए इंजन को चलाया जाता था। आप जानते हैं इंजन किस काम आता है? इंजन जो है वो ट्रांसपोर्ट्स में यूज़ होता है, जैसे कि गाड़ी में हम यूज़ करते हैं, ट्रेन में यूज़ करते हैं। तो उन इंजन्स को रन करने के लिए स्टीम इंजन पहले ज़माने में मौजूद थे, जिनके ज़रिए ट्रेन्स चलाई जाती थी या हैवी व्हीकल्स जो हैं वो मूव की जाती थी। ऐसे इंजन को इंटरनल कंबस्शन इंजन भी कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही कंबस्शन होती है, जो जलने का प्रोसेस होता है, जो गैस जलती है, जो फ्यूल जलता है, वो उसके अंदर ही सारा प्रोसेस होता है, इसलिए इसको इंटरनल कंबस्शन भी कहते हैं। Another source of energy is the electricity. In 1800, Alessandro Volta, an Italian scientist, discovered that an electric current could be produced by some chemical changes taking place between some chemicals. He made a battery of copper and zinc or silver discs separated by sheets of cloth or paper soaked in a salt solution. This discovery encouraged other scientists to make more efficient batteries producing strong current. जहाँ इतनी एनर्जीज़ को यूज़ किया गया, एक और एनर्जी है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, क्योंकि इस एनर्जी की वजह से हम अपने बाकी काम बहुत ही बआसानी कर सकते हैं। तो 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा, एक इटालियन साइंटिस्ट, उन्होंने इन्वेंट किया, उन्होंने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है कुछ केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए। अगर हम कुछ केमिकल्स के दरमियान रिएक्शंस कराएं तो उसके ज़रिए इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ही मेड अ बैटरी, उन्होंने एक बैटरी बनाई ऑफ मेटल्स जो यूज़ किए वो हैं कॉपर, जिंक और सिल्वर। इसकी डिस्क उसके अंदर लगाई, जिनको सेपरेट किया गया एक शीट के ज़रिए, उस शीट के ऊपर जो कोटेड की गई सॉल्ट सॉल्यूशन की। इस इन डिस्कवरी से और साइंटिस्ट ने और एफिशिएंट बैटरीज बनाई, जिनके ज़रिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, वी हैव टॉपिक्स contribution of Muslim and Pakistani scientists in the development of science on page number 7. There are many scientists that do more contribution in the field of science. First scientist we have on page number 8, Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan, his time period started from 722 till 817. Jabir bin Hayyan was the first chemist who deduced chemical formula and principles from his experiment and laid down the foundation of chemistry. He is also known as the father of chemistry. He invented the three commonly known strong acids such as sulfuric acid, nitric acid and hydrochloric acid. Next scientist is Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi was born in the year 780 AD. He was a great scientist, a mathematician, a physicist and astronomist. He also invented algebra, on which depends the modern knowledge of mathematics. He wrote a book named Algebra wal Muqabala, in which he has described equation, quadratic equation and their analytical solutions. He also invented the 4 basic operations in arithmetic such as addition, subtraction, multiplication and division. Al-Khwarizmi also invented a method for the measurement of an angle in geometry. Next scientist is Yaqub al-Kindi, page number 9. Yaqub
bin Ishaq Kindi was the son of governor of Kufa. His grandfather was a lord of Kindi tribe. Yaqub al-Kindi was the first Arab who was given the title of philosopher. He worked on mathematics, mechanics, relativity, and waves. He was the opinion He was of the opinion that gold can be prepared from other metals. He also wrote 241 books on different subjects. He also worked on the nature of light and thereby explained as to why the sky looks blue. Next scientist is Ibn al-Hasham. Ibn al-Hasham describes transparent bodies, translucent bodies, and opaque bodies. He also describes two laws of reflection. He gives us the phenomena of reflection and types of reflection. Ibn al-Hasham also studied spherical mirrors and formation of images of objects by these mirrors. He also wrote a book on optics which gained great reputation among scholars named Kitabul Manazir. Next scientist is Abu Ali Sina. His time period started from 980 till 1037. Ibn Abu Ali Sina was a Muslim scientist have made very valuable contributions. The work of Sheikhul Rais Abu Ali Sina on medical science named Qanun and Al-Shifa are widely recognized as the most reliable information for the treatment of many diseases. Next scientist on page number 10, Dr. Abdul Qadir Khan. Dr. Abdul Qadir Khan was born on 11th April 1936 at Bhopal in India. He obtained Master's Technology degree from Holland. He was selected as a research assistant in the same university. He was awarded PhD degree from the University of Leuven, Belgium. He worked as an expert at Urenco enrichment plant in Holland as a joint venture of the government of Holland. He worked in the engineering research laboratories which has now been named as AQ Laboratory. He was awarded Hilal Imtiaz by the government of Pakistan. It is the work of Dr. Abdul Qadir Khan which has made the defense of Pakistan very strong. Next scientist is Dr. Abdus Salam. Dr. Abdus Salam was born in Jung, a district in the Punjab, in 1926. Abdus Salam had his college education in Government College Lahore. He passed every examination with distinction. He was awarded Nobel Prize in Physics in 1979 for his work on grand unification theory. He established International Center for Theoretical Physics at Trieste where scientists from the developing countries are provided opportunities to augment their research work in which they are engaged in their own countries by joining with elites of physics. So students, our next topic is what is science on page number 11. जैसा कि आपने अब तक साइंस के अचीवमेंट में समझा, आपको मैंने बताया गया कि सबसे पहले जो है इन्वेंशन हुई थी वो फायर की हुई थी। उस आग के ज़रिए उन्होंने इस बात को समझा उस ज़माने के लोगों ने कि इसके ज़रिए हम लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब हमें हीट मिलना शुरू हो जाए हैवी अमाउंट में तो उसके ज़रिए हम अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस एनर्जी के ज़रिए हम बहुत फैक्ट्रीज़ को चला सकते हैं, अपने घरों में रोशनी कर सकते हैं, अपने ऑफिस के काम कर सकते हैं। इसी तरीके से पहले ज़माने के लोगों को नेचुरल इवेंट्स जो हैं उनको कंट्रोल करना नहीं आता था। नेचुरल इवेंट्स मतलब कि तूफ़ान का आ जाना, ज़लज़ले का आ जाना, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए या कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसका वो मुकाबला नहीं कर पाते थे, वो डर जाते थे, वो खौफज़दा हो जाते थे। तो जैसे जैसे साइंस तरक्की गई, वो लोग रिसर्च करते गए, उन्होंने इन सब के भी जो है इन्वेंशन करी कि इन मसलों से हम कैसे मुकम्मल तौर पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं इन मसलों को।
तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि नेचुरली तौर पर हमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है जिनसे हम अपने काम बआसानी कर सकते हैं, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है वो कोयले से, ऑयल से, वाटर से, विंड से और इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। इनके ज़रिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान ने तरक्की करते करते डैम्स बनाए जिनके ज़रिए वो पानी को सेव कर सकते हैं, और उस पानी के ज़रिए हाइड्रल पावर प्लांट बनाए जिनके ज़रिए हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। मशीन्स बनाई जिनसे हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। फार्म्स जो हैं उनको रन कर सकते हैं, और ऐसी कार्स बनाई जिनके ज़रिए हैवी लोड को कैरी किया जा सकता है। खुदाई कर सकते हैं, ज़मीन में ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें ड्रिलिंग करके जैसे जैसे हमारे पास इन्वेंशन होती गई तो हमें और नेचुरल रिसोर्सेज मिलते गए जो हमारे पास ज़मीन में छुपे हुए होते हैं। उन्होंने डिज़ीज़ से फ़ाइट करना भी सीखा, जो कि जिसके ज़रिए उनको ये पता चला कि हम अपने नेचुरल जो हमारे पास हर्ब्स होती हैं उनके ज़रिए हम मेडिसिन्स बना सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आजकल के दौर पे तो हमारे पास हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त मेडिसिन्स नहीं थी, तो उस वक्त जो है हर्ब्स के ज़रिए, पौधों के ज़रिए जो है वो इलाज किया जाता था। नॉट ओनली दिस बट मैन हैज़ लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशंस। सिर्फ यही नहीं, इंसान ने किससे सीखा? ऑब्जर्वेशन से सीखा, एक्सपेरिमेंट से सीखा, और उसी के साथ साथ एक्सप्लोर करते गए वो अपने आइडियाज़ को। सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ द रिजल्ट ऑफ मैंस थिंकिंग। साइंस क्या है? वो रिज़ल्ट है इंसान की सोच का, ऑब्जर्वेशन का, एक्सप्लोरिंग आइडियाज़ का, इनोवेटिंग न्यू आइडियाज़ का, और उन ऑब्जर्वेशन को सोच कर नई टेक्निक्स का यूज़ करना, न्यू आइडियाज़ देना, ये सब कहलाता है साइंस। साइंस की ब्रांचेस के बारे में आप जानते हैं, आप लोग इससे पहले ही पढ़ते हैं। साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। कुछ ब्रांचेस जो हैं वो आपके पास गिवन है। सबसे पहले तो आपको साइंस का समझ में आ गया। साइंस हम किसको कहते हैं? साइंस जो है वो हमारे इंसान की अपनी थिंकिंग है, ऑब्जर्वेशन है। कुछ ब्रांचेस मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहली ब्रांच जो कॉमनली हम ब्रांचेस पढ़ते हुए आते हैं, दीज आर बायोलॉजी, केमिस्ट्री and physics. First, we will discuss about biology. What is biology? The study of living things involves the study of animals and plants, and as such becomes a separate branch of science and is called a biology. वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स शामिल होते हैं, हम उनकी स्टडी करें, वो कहलाती है हमारे पास बायोलॉजी। सिमिलरली फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फोर्स एंड एनर्जी, is called physics. Mathematics is also associated with this branch of science. Next, chemistry. Chemistry किस ब्रांच को बोलते हैं? The study of materials to learn what they are actually made of. ऐसे मटेरियल्स के बारे में पढ़ना कि वो किससे बने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अगर हम उनको किसी और मेटल से, किसी और एलिमेंट से रिएक्ट कराएंगे तो हमें एक नई चीज़ मिलेगी, न्यू एलिमेंट मिलेगा। ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। द पीपल इंगेज इन दिस स्टडी आर कॉल्ड केमिस्ट। और जो लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में रिसर्च करते हैं, इस पर वर्क करते हैं, उनको हम केमिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज़ जियोलॉजी, the branch of science that studies the history of different layers of the earth, their composition and the changes in the earth's outer layer is called geology. साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ज़मीन से रिलेटेड तमाम चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, ज़मीन की लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो कहलाती है जियोलॉजी। नेक्स्ट इज़ एस्ट्रोनॉमी. It is a branch of science which studies the relationship of our planet Earth with other heavenly bodies such as sun, moon, stars, etc. जैसा कि आप जानते हैं एस्ट्रोनॉमी का वर्ड जो है एस्ट्रोनॉमर से निकला है, और एस्ट्रोनॉमर हम उसको बोलते हैं जो माहिर फल्कियात होते हैं, जो हमें स्टार्स के बारे में बताते हैं, जो हमें प्लैनेट्स के बारे में बताते हैं। सिमिलरली एस्ट्रोनॉमी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, और प्लैनेट अर्थ के जो भी रिएक्शन होते हैं, जो भी रिलेशनशिप होते हैं दूसरे प्लैनेट से, दूसरी हेवनली बॉडी से, उन सब की स्टडी जो है वो एस्ट्रोनॉमी में आती है। नेक्स्ट ब्रांच इज meteorology, the branch of science which tell us about the earth's atmosphere and its weather is called meteorology. वो ब्रांच साइंस की जिसमें हम ज़मीन की एटमॉस्फेयर और वेदर के बारे में पढ़ें, वो मेटेरोलॉजी कहलाती है, और जो लोग इस पर काम करते हैं उनको मेटेरोलॉजिस्ट कहते हैं। Similarly,
Let's move to page number 15, role of science and technology and its impact on improving the quality of life। यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बेहतर कराने के लिए क्या किया। So as we know, science is the knowledge about the materials around us and their properties। जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस जो है वो एक नॉलेज है, एक मालूमात है जो हम जिससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास की चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं, किस तरीके से बनी, किस तरह से काम करती हैं। दीज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स कुड बी फिजिकल एज वेल एज केमिकल। अब ये प्रॉपर्टीज़ फिजिकल भी हो सकती हैं और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसको कहते हैं? सो स्टूडेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो हमें किसी भी चीज़ की ज़ाहिरी तौर पर नज़र आए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का है, वो सॉलिड है और वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, या अगर उसको हम टेस्ट करें तो उसकी टेस्ट जो है वो बिटर है या सॉल्टी है या स्वीट है, ये सब चीज़ें जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आती हैं, अगर हम उसको टेम्परेचर दें तो वो मेल्ट हो रहा है, तो ये सब कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिसमें हम अपने एलिमेंट को, जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, उसको हम मुख्तलिफ़ केमिकल से रिएक्ट कराएं और रिएक्ट कराने के बाद हमें कोई नया एलिमेंट मिले या उस एलिमेंट के अंदर कोई चेंज होता हुआ नज़र आए, तो अब हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? किसी भी चीज़ की ज़ाहिरी खसूसियात जो हमें नज़र आ रही होती हैं। साइंस की वजह से हमें ये मालूम हुआ कि हमें इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मटेरियल्स को किस तरह से यूज़ करना है और फिर इंसानों की मदद के लिए तो ऐसे किस तरह से टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास पहले ज़माने में कोई भी इन्वेंशन नहीं थी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना रेडियो थे, ना टेलीफोन्स थे। जैसे जैसे तरक्की करते गए तो रेडियो भी इन्वेंट हुआ, फिर टेलीफोन भी इन्वेंट हुआ। तो ये सब जो है साइंटिस्ट ने नेचर को पढ़ के, ऑब्जर्वेशन करके, रिसर्च करके और अपने आइडियाज़ को यूज़ करके हमारे लिए टेक्नोलॉजी बनाई। टेक्नोलॉजी हम किसको बोलते हैं? टेक्नोलॉजी कहलाती है कि मटेरियल को किस तरह से यूज़ किया जाए तो वो इंसानों के लिए या जो लोग रहते हैं उनके लिए कोई अच्छा काम कर सके या कोई आसान काम कर सके, उनके मुश्किल काम को आसान बना सके। इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है? एक तरीके से वो एक एप्लीकेशन है, यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, जो कि साइंटिफिक नॉलेज पर काम करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑयल लैम्प को जो है वो इन्वेंट किया था, लेकिन अब क्या हम ऑयल लैम्प यूज़ करते हैं? अगर हमारे घर में लाइट भी जाती है तो हम जनरेटर या यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। ऑयल लैम्प आपको बहुत कम जगह या गांव देहातों में नज़र आएगा जहाँ पे ये सहूलियत मौजूद ना हो, लेकिन हमारे पास अब जो है वो लाइट बल्ब्स मौजूद हैं, रेफ्रिजरेटर्स मौजूद हैं, एयर कंडीशनर मौजूद हैं, जिनके ज़रिए हम अपना काम करते हैं। वी आर नाउ यूजिंग बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, फ़ैन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अब ट्यूब लाइट्स यूज़ करते हैं, फ़ैन्स, टेलीविज़न, डिजिटल एज वेल एज़ मोबाइल हम यूज़ करते हैं, कॉर्डलेस टेलीफोन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स आ गई हैं, कैसेट रिकॉर्डर्स। जो चीज़ें हमारे बचपन में थी अब हमारे पास उसकी भी ज़्यादा इन्वेंशन आ गई है, उसको भी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है, अपडेट कर दिया गया है, तो हम उससे ज़्यादा एडवांस चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर इन्वेंट किया साइंटिस्ट ने, और अब कंप्यूटर जो है वो इतनी शॉर्ट फॉर्म में आ गया कि वो आपको सबकी पॉकेट में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल। नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव कंट्रीब्यूटेड वेरी सिग्निफिकेंटली टू द फील्ड ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। We are using hundred of things which are synthesized and artificially prepared in industries. You will wonder to know that 3/4 of the world's petroleum is used for transportation, and the remaining 1/4 of the world's petroleum is used for making kerosene, for lighting, for heating homes, for making asphalt, rubber, wax, Vaseline, antifreezer, insecticides, medicines, plastics, and other items, many other items. Science and technology, as described earlier, have enabled man to understand his environment and make use of the materials found in the environment. स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर में आपने देखा कि साइंस के ज़रिए हमको क्या क्या चीज़ें मिली, क्या क्या हमारे काम आसान हुए, हमें कितनी इन्वेंशंस मिली और इससे हमारी लाइफ पर क्या
इम्पैक्ट पड़ा, ज़ाहिर सी बात है हमारी लाइफ पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। आप जानते हैं हर चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर हम इनको जो है इनकी प्रिकॉशंस के साथ इस्तेमाल करते हैं, एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमको बेनिफिट ही देंगे। तो हम अपने साइंस की जो इन्वेंशन मिली हैं अगर हम उसका सही यूज़ करें तो उसके ज़रिए हमारे काम जो हैं वो आसान हो जाते हैं और हमारी तमाम परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो सकती हैं। इस चैप्टर के लास्ट में पेज नंबर 20 पर आपको समरी दी गई है। आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ के, इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुन के समरी को आराम से रीड कीजिएगा तो आपको चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। नोट्स जो हैं वो आपको सेंड किए जा रहे हैं, इसके ज़रिए आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं।